नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करने पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है। देखो जरा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हमें डायपोल लेके लगाया हुआ है हमने, ये डायपोल डी दूरी पर। तो इसमें क्या कोई वर्क डन हमने किया, वो वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर होता है। वो हम चेक करते हैं कि इसमें वर्क डन किया है नहीं। तो वर्क डन करने के लिए हम क्या करें, इसको दोबारा हम इसको बैक जहाँ इन्फिनिटी से लेके आएंगे। इसको देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ, तो इसमें इन्फिनिटी से लेके आता हूँ माइनस क्यू को। तो माइनस क्यू चार्ज को लेके आया ये इन्फिनिटी से यहाँ पर हमने रख दिया। सपोज हमने इसमें डिस्टेंस ट्रेवल कराई इसको d1, तो मैं यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हो जाएगा हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी लगती है इस पर, माइनस को लेके आ रहे हो तो माइनस क्यू इंटू ई, और ये डिस्टेंस हो जाएगा इसका d1। ये वर्क डन हमारा फर्स्ट वर्क डन ले लेते हैं। अब दूसरी बार में यहाँ पर इस जगह पर हम कौन सा लेके आए, हम लेके आए प्लस क्यू को इस जगह पे हमने यहाँ प्लेस किया लाके, और लेट अस इमेजिन कि इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी d2। तो वर्क डन सेकंड कितना हो जाएगा, देखो q इंटू ई इंटू d2, क्योंकि फोर्स तो q ही लगेगी ना उस पर। तो देखो जरा, अब नेट वर्क डन कितना हो गया, नेट वर्क डन हो गया W1 माइनस W2 कर लेते हैं, तो माइनस क्यू ई इंटू D1 माइनस D2। अब जरा D1 माइनस D2 को देखो, D1 माइनस D2 को मतलब हो जाएगा ये डिस्टेंस कितनी है D। तो यहाँ नेट वर्क डन हो जाएगा माइनस क्यू ई इंटू D, और ये वर्क डन जो होता है यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और ये हो जाएगा माइनस PE, क्योंकि Q इंटू डी क्या चीज़ है, Q इंटू डी होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट डिस्प्लेसमेंट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें अंतर है। पहला वाला डायपोल के लिए था, डायपोल में चार्जेस दोनों सेम होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, जबकि इसमें चार्जेस कैसे हैं, चार्जेस इसमें प्लस Q1 और प्लस Q2 है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, अब यहां पर एक रख दो Q1, लेकिन ये कहां पर रखा हुआ है, इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन वेक्टर समझते हैं, इसकी पोजीशन है R1, और एक रख दो Q2 कहीं भी, और इसकी पोजीशन कितनी है R2। ये पोजीशन वेक्टर कहां से होते हैं, ये ओरिजिन से होते हैं। सपोज हम यहां मान लेते हैं ये रहा ओरिजिन, तो ये इस तरह से हमने रखे हुए हैं। ये R1 वेक्टर हो जाएगा इस दिशा में, और यहां पर हो जाएगा R2 वेक्टर इस दिशा में, ठीक है। अब ये ऐसे रखे हुए हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि यहां पर इसमें वर्क डन कितना हुआ। तो अगर हमें वही काम करना है, पहले इनको दूर मानेंगे, इमेजिन करेंगे कि यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे पहली बार में Q1 लेके आते हैं यहाँ। तो जैसे ही यहाँ Q1 लाए, कितनी दूरी पर लाए, R1 पर। तो यहाँ पर क्या पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर क्या पोटेंशियल है पहले से मौजूद, डेफिनेटली। यहाँ पहला वाला वर्क डन अब जीरो मत कर देना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हो। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल जो भी होगा, यहाँ पर पोटेंशियल जो भी होगा, सपोज करते हैं यहाँ पर पोटेंशियल था VR1, ऐसे लिख देते हैं पोटेंशियल को। आपको ध्यान रखिए, हम इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल यहाँ पर लिखा जाता है VR1, इस तरह से लिख सकते हैं इस पॉइंट पर। तो ठीक है, हमारा VR1 आ गया, और पोटेंशियल से जैसे ही इसको चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन आता है। तो यहाँ वर्क डन हमारा कितना निकल के आ गया, VR1 इंटू Q, कौन सा Q, 1। अब दूसरी बार में सपोज करो हम लेके आते हैं Q2 को। अब देखना, ध्यान देना, अब ये Q2 के ऊपर 2 V हैं, एक V तो इसका और एक V किसका, इधर से ये जो V है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड का V कैसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, तो यहां पर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के V को मान सकते हैं VR2, ध्यान रखिएगा VR2। अब VR2 जैसे ही हमने माना, तो VR2 माना, तो यहां पर देखो W2 कितना हो जाएगा, W2 अब एक तो ऐसा ही होगा VR2 इंटू Q2, दूसरा होगा इसकी वजह से। तो यहां से यहां तक की दूरी ये हम सपोज कर लेते हैं, ये दूरी है हमारी, ये हमारा जो पोजीशन वेक्टर था R2, ये पोजीशन वेक्टर था R1, तो ये दूरी हो जाएगी R2 माइनस R1। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, ये ट्रायंगल लॉ लगाने से आ जाती है ये दूरी,
ये दूरी आप ध्यान रखिए, ट्रायंगल लॉ लगाने से आएगी। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में ये दूरी चाहिए ना हमें, तो यहाँ से इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू ये, तो इन दोनों का सम मीन्स R1 प्लस, ये हमें पता नहीं थी, इसको x मान लो, R1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू R2। तो यहाँ देखो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, R2 माइनस R1, यही तो लिखा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा कि चार्ज कौन सा है Q1 अपॉन दूरी कितनी है R2 माइनस R1, ये तो हो गया पोटेंशियल, मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, कौन से चार्ज को लेके आए हो आप, Q2 को। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इनका दोनों का सम, तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा ये वर्क डन का सम, तो यानी W1 प्लस W2, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, VR1 इंटू Q1 प्लस VR2 इंटू Q2 प्लस के Q1 Q2 ओवर R2 माइनस R1। इस तरह से आपको ये आता है क्वेश्चन, तो इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस चार्ज के लिए इस तरह से निकल के जाती हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो ये है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब ये दोनों कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है ना, तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। दो प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें ये हमें प्रूव करना है कि पोटेंशियल जो है पॉइंट चार्ज रखा हुआ हमने वैक्यूम में, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ ओवर R, और ये दूरी अगर R है तो इस पॉइंट पर, और K को कैसे लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। अब इसी में क्या हमने कोई मीडियम डाल दिया, और वो मीडियम कैसा है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है एप्सिलॉन R। तो अब हमें इसके लिए ये कह रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल पे क्या फर्क आएगा। तो देखो अब दूसरी बार में क्या रखेंगे, मीडियम रखा है, तो यहाँ पर V मीडियम के लिए लिखने का तरीका देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मत लिख देना, यहाँ लिखना एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा Q अपॉन R। समझ में आई। अब दूसरी बार में क्या करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन को लिखना एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, Q ओवर R। ये क्यों, क्योंकि हम पहले से जानते हैं एप्सिलॉन को ऐसे लिखना है ऑलवेज, जहां भी आपसे जब भी बोले मीडियम लिखो तो मीडियम में एप्सिलॉन लिखना, एप्सिलॉन को नेक्स्ट स्टेप में ये कर देना आंख बंद करके। अब ये हमारा VM हो गया। अब आपसे कह रहे हैं कि जरा इनमें रिलेशन पूछ रहे हैं, तो रिलेशन में इन दोनों को डिवाइड मार दो। जैसे ही हमने इसको डिवाइड मारा तो वी आर गोइंग टू गेट दिस, V मीडियम जो होगा वो आ जाएगा V अपॉन एप्सिलॉन R। इसका मतलब क्या हुआ कि जो V है मीडियम में एप्सिलॉन R अमाउंट से घट जाता है, यानी कि वैक्यूम में V ज्यादा होता है। सेम जो हमने E के लिए भी किया था, E मीडियम भी E अपॉन एप्सिलॉन R होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एप्सिलॉन R टाइम से घट जाती है। तो इससे डेरिवेशन में हमने ये इसमें प्रूफ कर दिया। आप सवालों में क्या देते हैं, वो कहते हैं एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 2 है। अब बताना V कितना हुआ, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। तो V कितना हो गया जी, V मीडियम हो गया शुरुआती का हाफ, बस। तो हम इससे ये बात जान जाते हैं कि एप्सिलॉन R जितना होना उसी अमाउंट से घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से हमें V सेंटर निकालनी है और V सरफेस निकालनी है, और ये शो करना है कि इसका 3/2 ये रिलेशन होता है, V सेंटर इज इक्वल टू 3/2 V सरफेस। ध्यान रखिएगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर E को जीरो मत करिएगा, कंडक्टिंग में अंदर E जीरो होता है, इसमें E इनसाइड होता है KQ R ओवर RQ, और E आउटसाइड KQ ओवर R स्क्वायर ही होता है। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, यहां तक जाने के लिए हम क्या है, अंदर एक पॉइंट तलाशते हैं, पहले V इन निकालते हैं। वो पॉइंट हमने R दूरी पर कोई एक पॉइंट छांट लिया, इस पॉइंट P पर हम V निकालते हैं। तो किसी भी जगह पर V निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो एक दूसरा पॉइंट को हमें इन्फिनिटी मानना पड़ता है। तो ये लीजिए हमने मान लिया, तो इन्फिनिटी से इस दूरी तक R दूरी तक हमने लिमिट लगा के VP इक्वल्स टू EDR माइनस के साथ में ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब एक हमारे साथ में दिक्कत आ रही है कि E इसमें कौन सा रखें, ये या ये। तो इस स्थिति में क्या होगा, हम इसको
इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। एक तो यहाँ से यहाँ तक का जिसमें ई हम क्या रखेंगे, आउट वाला रखेंगे। एक यहाँ से यहाँ तक का जिसमें हम ई इन वाला रखेंगे। तो देखिए इसको इंटीग्रेशन को हमने कैसे तोड़ा, जरा ध्यान से देखिए। इसमें हमने इसको क्या किया है, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन का निशान इन्फिनिटी से यार आप समझ गए बाहर वाले पॉइंट पर जा रहे हैं, ये आर यहाँ तक आए तो यहाँ पर ई आउट लिखी डी आर, माइनस का निशान लगाया। अब की बार आर से आर आए, ये आर से आ रहा है और यहाँ पर ई इन लग दिया डी आर के साथ में। तो जैसे ही हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं लेफ्ट वाले को, तो इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए यहाँ वैल्यू को पुट किया हमने, दोनों की ई इन की वैल्यू लगा दी, के क्यू ओवर आर स्क्वायर इसकी लगा दी, के क्यू ओवर आर क्यूब। इन वैल्यूज को लगा के हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका इंटीग्रेशन खोला, पहले इसको किया। तो r माइनस टू का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, इसको r माइनस टू कैसे लिखते हैं, r की पावर माइनस टू, इसको हम लिखेंगे r की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। तो ये आएगा r की पावर माइनस वन, दैट इज माइनस वन अपॉन r। तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और ये के क्यू हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ बच्चा लेफ्ट हैंड साइड में के क्यू ओवर कैपिटल R। क्यों, यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी इसकी, कैपिटल R रख दिया, इसको रखेंगे तो माइनस के साथ में जीरो हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड पे इस पे तो खाली ये बचा, इस पे देखते हैं। इसमें हमने क्या किया, के क्यू ओवर आर क्यूब है, और जब इसको खोला यहाँ पे इनको बाहर ले लिया, ये बाहर ले लिया, और जब r की पावर वन को खोला तो r की पावर वन क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रेशन में। तो आर स्क्वायर अपॉन टू हमने लिख दिया। लिमिट लिमिट को ध्यान से देखिए, r से r, तो पहली बार में r रखा, ये रख दिया, दूसरी बार में माइनस के साथ में r रखा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन टू। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू। अब इतना स्टेप करने के बाद में हमने क्या किया, इसमें से हमने इसको के क्यू को कॉमन ले लेते हैं। तो के क्यू को बाहर लिया और इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ बनाया वन अपॉन आर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कराइए, जैसे ही मल्टीप्लाई कराया तो आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, और इसको कराया माइनस माइनस प्लस, और इससे मल्टीप्लाई कराया, आर से नीचे आर आया और टू आया, के क्यू को हम पहले ही बाहर ले चुके हैं। इतना करने के बाद हमने क्या किया, इसमें से टू आर क्यूब एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद हमें मिलता है वीपी इज इक्वल टू के क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला बन गया वी इनसाइड फॉर नॉन कंडक्टिंग। अब हमें वी सेंटर करना है, तो वी सेंटर करने के लिए देखो क्या करूं, आर जो स्मॉल आर है वो इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूं इसमें। तो जैसे ही इसमें हम जीरो पुट करते हैं तो हमारा ये कितना निकल के आता है, देखिए इसमें जैसे ही पुट करते हैं आर इज इक्वल टू ये जीरो, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और खाली ये लेफ्ट वाली टर्म बची रह जाएगी। ये हमने रख लिया के क्यू थ्री आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू। जैसे इसको कैंसिल आउट किया तो ये बना के क्यू ओवर आर थ्री बाई टू के साथ में, और के क्यू ओवर आर तो हम यहीं बता चुके हैं, के क्यू ओवर क्या निकल के आया था, सरफेस पर ही तो पॉइंट था, सरफेस के लिए क्या होता है, के क्यू ओवर आर होता है। तो हमने क्या लिख दिया, वी सी इक्वल टू थ्री बाई टू वी एस। सो वी हैव प्रूव्ड इट। क्वेश्चन 15 को देखते हैं। ये दो चार्जेस रखे हुए हैं इस तरह से। अब ये कह रहे हैं कि इन चार्जेस को जो 1 मीटर पर रखे हैं, अगर आप इनको 0.5 मीटर पर रखते हैं तो उसमें आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए पहले इसके लिए हम वर्क डन निकाल लेते हैं, फिर इसके लिए वर्क डन निकाल लेंगे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा। बात समझ में आई। पहले तो इसके लिए वर्क डन निकाल लें, इस पोजीशन में रखने में कितना वर्क डन हुआ, फिर इस पोजीशन के लिए निकाल दें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लीजिए पहली बार में इसका वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना है हमें, आप अच्छी तरह जानते हो, पहले यहाँ इन चार्जेस को लेके आते हैं, पहले इसको जमाते हैं। तो पहली बार में 10 माइक्रोकूलम को लाने पर तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और आपको मैंने पहले बताया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो वर्क डन को जीरो कर देना। अब यहाँ दूसरी बार में 5 माइक्रोकूलम को कितनी दूरी पर रख रहे हो, 1 मीटर पर रख रहे हो। इस सिचुएशन को बना रहे हैं, 1 मीटर पर रखने पर वर्क डन कितना होगा। तो देखो इसको रखने पर यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल निकालना है। ये पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू के क्यू कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर कितना होगा, ये दूरी यानी 1। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है इस V में मल्टीप्लाई करा देते हैं चार्ज का, तो K इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ये दूरी 1
ये तो v हो गया v इंटू ये चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये तो हमारा वर्क डन हो गया शुरुआती, इसको अभी छोड़ देते हैं। इनिशियल जो इसका तो वर्क डन हमने निकाल दिया, तो इसको जमाने में जो वर्क डन आया वो ये आया। अब जरा इसको जमाने में वर्क डन निकाल लेते हैं। तो इसके जमाने में पहले फिर दोबारा हम क्या करेंगे, 10 माइक्रो कूलम को लेके आएंगे इस सिचुएशन पे। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा 0, क्योंकि कोई भी ये सारी भूल चुके हैं, हम खाली इसको जमाना चाह रहे हैं। अब ये समझ लो ये अलग से क्वेश्चन है यही। तो इसमें इसको जमाना है हमें, तो शुरुआती वर्क डन 0, लेकिन यहाँ पर अब दूरी कितनी दूरी पर जमाना है 0.5 पर। तो यहाँ पर किसको जमाना है 5 को। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा इसकी वजह से, जैसे ये पोटेंशियल लिखा था, फर्क सिर्फ होगा अब यहाँ पर दूरी चेंज हो गई होगी। तो यही होगा 10 इंटू 10⁻⁻⁶, और दूरी को अब क्या कर दो आप, यहाँ पे 1 को 0.5 कर दो। ठीक है, अब इस पोटेंशियल में वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फाइनल वर्क डन कितना हो जाएगा पोटेंशियल में, इस पोटेंशियल में मल्टीप्लाई करा दें चार्ज का। तो k इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.5 इंटू ये चार्ज का मल्टीप्लाई कराना मत भूलिएगा। ये करनाने के बाद में अब नेट वर्क डन, मैंने आपसे बोला था नेट वर्क डन कितना होगा भाई, यहाँ तक का आपने निकाल लिया, यहाँ तक का निकाल दिया, तो यही तो होगा। सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो वर्क डन होगा यही चाहिए, तो इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं W1 को इससे W2 से, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो देखते हैं क्या आता है। इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट लिखते हैं तो इसमें k इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ तो बाहर आ जाएगा, इंटू 5, ये भी दोनों 5 इंटू 10⁻⁻⁶, ये तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ क्या बचा रह गया, यहाँ बचा रह जाएगा 0.5, तो यहाँ 1/0.5 ये वाले से सब्ट्रैक्ट कर देना इसको, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। नीचे पॉइंट में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ 1 का हो रहा है, तो ये नीचे छोटी संख्या का है, तो इसका मतलब W2 माइनस W1 करना, यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल करना। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल करने पर यहाँ आ जाएगा 1/0.5, और यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा k इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये बन जाएगा 0.5 मीन्स 10/2 यानी 2 - 1, तो ये 2 - 1 रह जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, खाली ये। और k की वैल्यू पुट कर देते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁶, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 45, और ये बनता है 45, 10 और 12, ये बन जाएगा 10⁻⁻2 जूल। लिखना मत भूलिएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इसमें पूछे डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं। तो इसको बोलने के लिए हम क्या करना है कि एक चार्ज को लेके, टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक चलाने में जो भी वर्क डन होता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने तो यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये पढ़ा है ना। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, किसी भी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अगर मैं Q0 को 1 कर दूं तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। W कौन सा, एक्सटर्नल लिख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव अगर करते हैं तो एक्सटर्नल और नेगेटिव करते हैं तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होता है। सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं इसको डेफिनेशन को, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ external work done in bringing a unit positive charge from one point to another in an electric field.
ये डेफिनेशन हो जाती है। अब इसमें आगे पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये तो हो गया डिफरेंस, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट का, पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। पर्टिकुलर पॉइंट का निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, एक पॉइंट को क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट को जैसे इन्फिनिटी मानते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। आपने पुरानी वाली वीडियोस देखी होंगी, मेरी नहीं देखी है तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली वीडियो को देखिए, सारे कंसेप्ट वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, वो वहाँ पर कंसेप्ट आप कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर इसमें पूछा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, इन दोनों में अंतर बताइए। तो देखिए ये तो पोटेंशियल होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट का, जबकि ये होता है दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है। कि तो आप लिख सकते हैं इसको, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसमें पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी हमने बता दिया, इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल between 2 points in an electric field, while potential at a point can be defined as work done in moving a unit positive test charge from infinity to a point in an electric field विदाउट एक्सीलरेशन। यहाँ विदाउट एक्सीलरेशन जरूर आप जोड़ दीजिएगा। विदाउट एक्सीलरेशन का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको, और अब भी बता देता हूँ। विदाउट एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि हमने जो वर्क डन किया है ना, वो पूरा का पूरा यहीं पे स्टोर हुआ, क्योंकि अगर आप वर्क डन एक्सीलरेशन में खर्च कर जाते तो इतना स्टोर नहीं हो पाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को मैं लेके आऊंगा कंसेप्ट के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।